आज फिर हमारी एरर की क्लास है, स्पोर्टिंग एरर, जिसे हम सिंटेक्स भी बोल देते हैं, या आप इसे ये भी कह सकते हो, जो डिटेक्ट करने के लिए, मतलब कहाँ पर गलती है उसे डिटेक्ट करने के लिए। और ये पोर्शन है स्पोर्टिंग एरर का। तो ये हमारी फोर्थ नंबर की क्लास है। मतलब अब तक मैं 3 क्लासेज कर चुका हूँ, और उसमें किसी में 5 क्वेश्चन ही करा पाया था, दूसरे में भी 5 के करीब थे, फिर 10 के करीब क्वेश्चंस कराए थे। तो कहाँ एरर होती है, मैंने आपको ये भी बताया था, फिर दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ कि मैंने ये एरर जो बना रखी है, ये मैंने खुद अपने आप लिखी है। और इसमें कहीं पर 2 एरर भी हो जाती है, कहीं एक, तीन तीन, चार चार एरर तक भी एक सेंटेंस में मिल सकती है। सेंटेंस मैंने कोशिश करे छोटे से छोटा लिखने के लिए, इसलिए करे हैं ताकि आप मतलब उस रूल पे चले जाओ कि जिस रूल को हम बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कितने सारे रूल्स क्लियर हो जाते हैं। तो अब से पहले कि मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूँ, अब ये फोर्थ वीडियो है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो इसका मतलब मैं 19 मतलब सेंटेंसेस में एरर करा चुका हूँ। वो एक अलग बात है कि अगर दो दो लगा दे तो 38 के करीब एरर हो गई होगी, लेकिन किसी में दो, किसी में तीन, किसी में एक, इस तरीके से एरर रहती है। चलो अब नंबर 20 पे देख लेते हैं। देखो, ये एक सेंटेंस है, और इसकी हम एरर डिटेक्ट करेंगे। नो अदर बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज राम। इस एरर के बारे में मैं कल भी जिक्र कर चुका हूं। ये जो हमारा डिग्री है, ये डिग्री से रिलेटेड है। और डिग्री हमारे किस पोर्शन में आती है, अब तो हमें ये भी डर लगने लगा है कि जो एग्जामिनर है वो डिग्री को आपसे डिग्री बनवा ले, पॉजिटिव से कंपेरेटिव, कंपेरेटिव सुपरलेटिव, ये तरीका तो पुराना हो चुका है। डिग्री में एरर दे दे, ये भी एक तरीका पुराना है। लेकिन अब हमें ऐसा डर लगा रहता है कि अब आजकल जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेटर है, वो क्या करते हैं, वो बच्चे का देखना चाहते हैं कि क्या इसे थ्योरिकल नॉलेज है। मतलब एक चीज होती है कि एरर सामने आ गई होगी, रट ली होगी, लेकिन इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अब पूछ लेते हैं, एक नरेशन आपको दे दिया, इन्वर्टेड कोमाज में जो चीजें हैं पूछ लेते हैं कि बताओ इस पार्ट को क्या बोलते हैं। वैसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो हमें उस बात का पता होना चाहिए। अब ये भी चीजें होती है, जैसे वर्ब को पूछ लेते हैं, बताइए ये फाइनेट वर्ब है, नॉन फाइनेट वर्ब है। अब तो ये भी हो रहा है कि फाइनेट वर्ब क्या होती है, उसकी परिभाषा 4 ऑप्शन में दे देंगे, आपसे पूछेंगे बताइए निम्न में से कौन सी इसे सूट करती है, या नॉन फाइनेट बता दीजिए, या एक्सिलरी वर्ब कौन सी है। तो एक्सिलरी वर्ब को पहचानना एक अलग चीज है, लेकिन उसकी परिभाषा या उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अब आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं जहां बोलना चाह रहा था उसे मैं बता दूं, ये डिग्री है भाई। नो अदर बॉयज इज एज इंटेलिजेंट एज ये, तो ये डिग्री है। और डिग्री अगर आपसे पूछ ले तो मैं इस बात पे अटका था, यहां से मैं ले गया आपको दूसरी तरफ, कि अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए डिग्री निम्न में से किसके अंडर में आती है। मतलब डिग्री जो है, जो पार्ट है डिग्री का, वो ग्रामर के कौन से डिपार्टमेंट में कह सकते हो आप, या कौन से ग्रुप में है। जैसे आपसे ऑप्शन में दे दे सिंथेसिस, फिर आपसे दे दे इंटरचेंज, फिर आपसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, तो इनमें से किस में डिग्री आती है। तो डिग्री जो हमारी आती है वो ट्रांसफॉर्मेशन में आती है। मतलब एक तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूँ, कितनी बुक ऐसी भी है ग्रामर की, आप उनके थ्रू मैं आपसे बोलूँ कि आप पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री में कैसे कैसे चेंजिंग होते हैं वो बताइए, तो आपको मैं बुक दे दूं। कुछ बुक में तो डिग्री लिखी हुई मिलेगी आपको, जब आप स्टार्टिंग देखोगे उसका, जो फर्स्ट पेज पे जहाँ उसके कंटेंट्स लिखे रहते हैं, तो वहां पर कुछ में आपको कैटलॉग में देखने को मिलेगा कि डिग्री ही लिख करके लिख रखा है, 420 नंबर पेज पे, 435 नंबर पेज पे ऐसे मिल जाएगा। लेकिन कहीं पर डिग्री नहीं लिखा रहता, वहां पे लिखा मिलेगा आपको सिंथेसिस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, इस तरीके से मिलता है। तो हमें ये पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के 4 चीजें होती है। एक उसमें इंटरचेंज वाला भी उसी के अंदर होता है। फिर इंटरचेंज में कई चीजें हैं भाई। इंटरचेंज में अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, ये भी है। और एसर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना, ये भी है। एसर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाना, ऑप्टेटिव बनाना, तो ये इंटरचेंज में इस तरीके से अलग अलग रूल्स उसके अंदर है। लेकिन इंटरचेंज किसके अंदर है, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में 4 चीजें कौन सी है, एक तो इंटरचेंज, एक रिमूव टू है उसी के अंदर, और एक उसमें एक्टिव पैसिव है।
तो एक्टिव पैसिव देखो अलग नहीं है, उसके अंदर है एक्टिव पैसिव, और इसी में ही फिर डिग्री भी है। तो ये चार चीजें ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होती है। अब आप कहोगे सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ होते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल अपने आप में अलग है, स्वतंत्र है, फ्री है, वो किसी के अंडर में नहीं है। उसे नरेशन बोल देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल देते हैं। आपसे कहे सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कहाँ आते, तो वो सिंथेसिस में आते हैं। सिंथेसिस के अंदर तीन चीजें होती है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वो एक अलग बात है कि सिंपल इन आठ तरीके से बनेगा, कॉम्प्लेक्स इन वर्ड से बनेगा, कंपाउंड इन चीजों से बनेगा, वो अलग बात हो गई। लेकिन सिंथेसिस में सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आते हैं। और आपके ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू, डिग्री, इंटरचेंज और आपके एक्टिव पैसिव आते हैं। नैरेशन अपने आप में अलग है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है इन चीजों का, लेकिन हमें नहीं पता, तो वो भी हमारी, पता ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हमें पूरा प्रिपेयर रहना है इन चीजों के लिए कि वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन उठाता है, उठाने दो उसे। ऐसे क्वेश्चन बनाना, एरर निकालना थोड़ा आसान रहता है, चार ऑप्शन रहते हैं, देख करके बन जाते हैं। लेकिन अब इस तरीके से पूछ ली जाए चीजें तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर जाती है। कभी कभी आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस पूछा जा सकता है। आपसे पूछा सकता है सेमी मॉडल्स और मॉडल्स, या सेमी मॉडल्स के बारे में कुछ पूछ ले आपसे। मतलब एक मैं डेफिनेशन वाला तरीका कहना चाह रहा हूँ। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट कौन सा है, ये भी आपसे बन सकता है। तो हमें इन चीजों में भी जानना है, ये भी चीजें हमारे क्लियर होनी चाहिए। खैर, अब ये डिग्री है, मैंने कल भी आपसे जिक्र करा था, जो पहली वाली वीडियो थी उसमें भी डिग्री के ऊपर कुछ आ गया था। तो डिग्री में पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री आप माइंड में सेट करके रखो, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को बिल्कुल सगे भाई समझो आप, पॉजिटिव बिल्कुल उनका दुश्मन समझो। तो जो जो काम देखो, डिग्री जब चलती है तो दो काम होते हैं, दो काम पे ध्यान रखना पड़ता है। क्या? एक तो हम दो जो सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो एक शुरुआत में और एक पीछे, जैसे अगर मैं आपसे एक्टिव पैसिव की बात करूं तो एक मोटा मोटा हमारे माइंड में आ जाता है भाई, पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसे उठा करके इधर ले आते हैं शुरू में, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं या पैसिव से एक्टिव करते हैं, अदल बदल करते हैं। एक काम तो हम ये करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, दो काम करते हैं, और एक थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव वॉइस में। ये तीन चीज हमारे माइंड में फिट रहती है। ऐसे ही जब हम डिग्री पे जाते हैं तो हमारे माइंड में फिट रहता है कि जब हम डिग्री चेंज करते हैं तो जो बाद वाला ऑब्जेक्ट है, मतलब दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है, तो बाद वाले को उठा के शुरू में, शुरू वाले को बाद में। एक काम तो हम ये करते हैं, एक हम अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव चेंज करते हैं। तीसरा, हम सेंटेंस को चेंज नहीं करते इसमें। सेंटेंस को इसलिए नहीं करते कि राम मोहन से अच्छा है, तो अगर अच्छा है तो अच्छा ही है, वो अच्छा था नहीं करेंगे उसे, ठीक है ना, या अच्छा होगा नहीं करेंगे उसे। तो इजारे में आ रहा है तो इजारे में आएगा, वाजवर आ रहा है तो वाजवर आएगा, शुड आ रहा है तो शुड आएगा। कैन, कुड, मे, माइट, जो भी आपका सेंटेंस है उसी, जो टेंस है उसी टेंस में रहेगा। ठीक। अब बात आती है कि ये चेंजिंग करते हैं। अब राम इज बेटर देन सोहन, अगर ये है तो सोहन को इधर ले आएंगे, सोहन इज नॉट सो गुड एज राम, हम इसे सेंटेंस को ऐसे बना देंगे। तो तीन काम हमने करे, अफर्मेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से अफर्मेटिव चेंज करना, एक तो ये करते हैं। एक काम हम क्या करते हैं कि इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर करते हैं, दो बात करते हैं। और तीसरा, हम जो हमारा जो वर्ड है पॉजिटिव के लिए हम सो एज लगाते हैं, और एडजेक्टिव हम लगाते हैं जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे गुड है तो गुड आएगा, कंपेरेटिव है तो बेटर आएगा, और सुपरलेटिव है तो बेस्ट आएगा। ये वर्ड एडजेक्टिव को हमेशा चेंज कर दे, उसी की डिग्री चेंज करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव को कंपेरेटिव डिग्री, उसकी सुपरलेटिव डिग्री, ये सब हमें पता होती है। जैसे ब्यूटीफुल है, उसकी पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल की ब्यूटीफुल है, लेकिन कंपेरेटिव में आते ही वो मोर ब्यूटीफुल है, और सुपरलेटिव में वो मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। जैसे इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, हैंडसम है तो मोर हैंडसम, मोस्ट, तो ज्यादातर हम इसका, मैंने एक चार्ट भी बनाया हुआ है, वो आप ले लेना मुझसे, सब डिग्री उसमें लिखी हुई है। ज्यादातर ईआर और ईएसटी से बन जाती है। टॉल है, टॉल की टॉलर, टॉलेस्ट हो जाएगी। शॉर्ट की शॉर्टर, शॉर्टेस्ट हो जाएगी। तो ये ईआर और ईएसटी से बन जाती है। लेकिन ये तीन बात हमें ध्यान रखनी होती है। तो इन तीन बातों में एक चीज तो हमेशा रहेगी, कौन सी? कि जो आप डिग्री चेंज करते हो एडजेक्टिव की, मतलब ब्यूटीफुल का मोर, अगर कंपेरेटिव डिग्री है तो मोर ब्यूटीफुली लिखा हुआ मिलेगा, ब्यूटीफुल नहीं मिल सकता, और ना ही मोस्ट ब्यूटीफुल मिल सकता लिखा हुआ। सुपरलेटिव डिग्री है अगर, तो जो टॉलेस्ट है वो लिखा मिलेगा, आप टॉलर या टॉल नहीं मिल सकता उसमें लिखा हुआ। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, और ये पहचान भी है डिग्री की।
अगर डिग्री पहचाननी हो तो यहीं से पहचानी जाएगी। आप उसे इन चीजों से, देन से या दा लगा देते हैं उससे, या एज सो एज, इनसे नहीं पहचानेंगे। उसका पहचानने का तरीका एडजेक्टिव ही देख लो आप, पता लग जाएगा कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव है, कौन सी डिग्री है। अब बात आती है, जब डिग्री चेंज करते हैं तो एक तो एडजेक्टिव चेंज करते हैं, वो तो हमेशा होगा ही होगा। लेकिन जो ये इधर का इधर, इधर का इधर करते हैं और अफर्मेटिव से जो नेगेटिव बनाते हैं, ये केवल तब होता है जब पॉजिटिव डिग्री इन्वॉल्व होती है। अगर कंपेरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं, तो हम ये दो चेंजिंग नहीं करते। इसका मतलब हम ऐसा नहीं करते कि आप नेगेटिव को अगर नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव है। अगर सपोज करो, मैं उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ कंपेरेटिव से सुपरलेटिव का, कि यही वाला जो अब सामने है, मैं इसी की बात कर लूंगा। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, पहले इसी पे ही करूंगा चलो चर्चा। तो वहां पर बस आप इतना ध्यान रखो, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, एक तो ये चेंजिंग भी नहीं करते। मतलब ये दोनों को भाई भाई समझो आप, दोनों बिल्कुल एक जैसे से रहेंगे। बस केवल इनमें तो एक ही काम करना है आपको, कि वहां पर बेस्ट वाला मतलब सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो है वो सुपरलेटिव बनाना है। मतलब उसमें जैसे गुड बेटर बेस्ट है तो उसमें बेस्ट लगाना है, और उसमें आपको क्या करना है, कंपेरेटिव में बेटर लगाना है। उसमें देन का प्रयोग होता है, इसमें सुपरलेटिव में द का प्रयोग होता है, और पॉजिटिव में सो एज का प्रयोग होता है। ये तीन और मार्क होते हैं साथ में। तो ये चीजें होती है इसके अंदर। तो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, अफर्मेटिव है अगर सुपरलेटिव डिग्री, तो कंपेरेटिव भी अफर्मेटिव होगी। वो नेगेटिव तो वो भी नेगेटिव होगी। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव इन दोनों में से किसी में भी इन्वॉल्व हो जाए, तो चाहे कंपेरेटिव से आप पॉजिटिव बना लो या पॉजिटिव से कंपेरेटिव, अगर अफर्मेटिव है एक तो दूसरा नेगेटिव होगा। ऐसे ही अगर सुपरलेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनेगी, तो अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो वो अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे ही कुछ भी बदलो, इधर का उधर करो, उधर का इधर करो, मतलब पॉजिटिव अगर इन्वॉल्व हो गई तो चेंज हो जाएगी। ये दो चीजें भी एकदम अपना अपना वर्क करना स्टार्ट कर देंगी। अब ये सेंटेंस है आपके सामने, नो अदर बॉयज। पहली बात तो जब नो अदर आता है, नो अदर, एनी अदर, अदर, एवरी, ये इनमें बॉयज नहीं होगा, बॉय होगा। नो अदर बॉय, कोई भी ऐसा लड़का नहीं है। मतलब इसकी हिंदी भी देखे तो क्लियर हो जाती है। जैसे एनी अदर है तो एनी अदर बॉय होगा, नो अदर बॉय होगा। अदर मतलब नो अदर एनी अदर जो आएगा तो बॉय आएगा, बॉयज नहीं आ सकता। तो एक तो ये चीज है, सबसे बड़ी गलती सामने दिखाई दे रही है बिल्कुल, कि नो अदर बॉयज नहीं होगा, नो अदर बॉय, कोई भी ऐसा लड़का नहीं है। अगर नो अदर बॉय करेंगे तो आर नहीं आएगा, फिर आर तो हम जान के बॉयज के साथ लगा दिया, इज आएगा, नो अदर बॉय इज। तो ये दो गलतियां इसमें हो जाती है। तो दो गलतियां आपको एग्जाम में तो मिलेगी नहीं। ये तो मैंने आपका समय बचाने के लिए या मैंने अपनी मेहनत कम करने के लिए ये जान के ये डाला है। या इसे डालने का एक फायदा और भी होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, एक ही गलती को देखते हैं, उनका निगाह उसमें रहती है। अब यहाँ कम से कम किसी को एक गलती भी सही हो जाएगी तो उसे ये रहेगा, यार सर का क्वेश्चन है ये पता नहीं दो एरर बना दे, तीन बना दे, इनका पता नहीं लगता। तो उसका माइंड क्रिएटिव रहेगा। नहीं तो इंसान बस एक गलती दिखाई दे जाती है तो वो दूसरी जगह कहीं फोकस नहीं करता। अब आप सारे सेंटेंस को बिल्कुल निगाहों से पूरे को देखोगे तरीके से, तो नो अदर बॉय इज, और सो इंटेलिजेंट एज राम, क्योंकि मैंने आपको बताया था, हालांकि ये एक बड़ी गलती नहीं है, कि जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो आप उसमें पॉजिटिव डिग्री अगर बना रहे हो तो एज ना लगा के सो एज लगाओ। और जब आपका अफर वो हो, मतलब आपकी पॉजिटिव डिग्री है, अफर्मेटिव अगर वो हो तो एज लगाओ, नेगेटिव हो तो सो एज लगाओ। ये इतना बड़ा रूल नहीं है। लेकिन अगर कोई और एरर नहीं है तो फिर हम इस एरर पे चले जाएंगे। कुछ, क्योंकि कुछ राइटर ने इसे नकारा है कि भाई ये एज भी हो सकता है नेगेटिव में, ऐसा भी कहा है कुछ लिंग्विस्ट ने। क्योंकि यहाँ लिंग्विस्ट बोलेंगे, कुछ लिंग्विस्ट जो भाषा बनाते हैं, तो कुछ लिंग्विस्ट का ये भी कहना है। तो इसलिए ये बड़ी एरर नहीं है। लेकिन अगर कोई और एरर नहीं है तो एज गलत है यहाँ पर, और फिर हम जो ज्यादा बोली गई है बात उसी पे चलेंगे, तो हम इसे सो एज करेंगे। तो इसका मतलब नो अदर बॉय, बॉयज में से एस हटेगा, एक एरर, इज आएगा, दो एरर, और सो आएगा, तीन एरर। इसमें तीन एरर है। तो नो अदर बॉय इज सो इंटेलिजेंट एज राम, इसकी हिंदी निकल के आती है, कोई भी लड़का इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि राम। तो राम जितना इंटेलिजेंट कोई भी लड़का नहीं है। अगर ये वाली बात करते हैं नो अदर, जब नो अदर आता है, मैं कल बता रहा था आपको कि इसका मतलब होता है कोई भी नहीं है भाई ऐसा। तो जब इसका कंपेरेटिव बनाएंगे तो देन एनी अदर करेंगे, कि राम जो है वो बेटर है देन एनी अदर, दूसरे सभी से।
और जब ये वाली डिग्री सुपरलेटिव में जाएगी तो द बेस्ट बनेगा राम। इसका मतलब राम जैसा कोई नहीं है ना। तो अगर वेरी फ्यू होता नो अदर की जगह, तो राम वन ऑफ द में पहुंच जाता। इसका मतलब कुछ है उसके जैसे। लेकिन जब नो अदर की बात करते हैं कि भाई कोई नहीं है ऐसा, तो इसका मतलब द बेस्ट है। अब इसकी अगर मैं कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाऊं, तो आप देखो ये पॉजिटिव डिग्री है। नो अदर बॉय इज सो इंटेलिजेंट एज राम। ये तो ऐसे बनी। इसकी जब हम कंपेरेटिव डिग्री करेंगे, तो इधर का इधर ले जाएंगे। तो राम इज, ये नेगेटिव है वो अफर्मेटिव बनेगा। राम इज बेटर, इंटेलिजेंट सॉरी, राम इज मोर इंटेलिजेंट, राम ज्यादा इंटेलिजेंट है देन। अब देन एक होता है, देन के बाद जो चार्ट मैंने आपको लिखवाया था उसमें तीन बात लिखवाई थी। पहले वाले में देन लिखवाया था, सेकंड वाले कॉलम में देन एनी अदर, और थर्ड कॉलम में देन मोस्ट अदर। जहां मोस्ट अदर आता है वहां बोई जाएगा, जहां एनी अदर आएगा वहां बॉय आएगा, ये भी ध्यान रखना होता है। तो राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय। राम दूसरे लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो राम इज मोर इंटेलिजेंट, राम ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब देखो यहाँ इज आया, इज नोट नहीं आया। अब होता क्या है कि ये जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन में जो चार चीज मैंने आपको बताई थी, इसमें चार चीजें आती हैं। चाहे वो एक्टिव पैसिव है, चाहे आपका डिग्री है, रिमूव टू है, या इंटरचेंज है। इन चारों में ट्रांसफॉर्मेशन ये कहा जाता है कि आप इनका कभी भी आप चेंज तो कर दो इन्हें। एक्टिव से पैसिव कर दो, रिमूव टू में रिमूव टू को रिमूव कर दो, और आप डिग्री चेंज कर दो, आप पॉजिटिव से कंपेरेटिव, कंपेरेटिव सुपरलेटिव कर दो, लेकिन इनका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जो सेंटेंस आपके सामने है, अगर आप पॉजिटिव से कंपेरेटिव करते हो तो कर दो, नियम कुछ नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो कर दो। लेकिन कंपेरेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एडजेक्टिव कंपेरेटिव वाला लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जो इंटेलिजेंट लिखा हुआ है इसे मोर कर दो। अब आप फ्री हो, मोर इंटेलिजेंट लिख करके जैसा बनाओ बना दो, लेकिन अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए। तो जब आप ऐसा करोगे तो खुद ही खुद जो रूल है ना, वो बाद में बनाए गए हैं। अब आपको इसे मोर इंटेलिजेंट करना है, और मैं आप पे छोड़ दूं, आप जैसा चाहो, आप फ्री हो बिल्कुल, आप कुछ भी लिखो कुछ भी बनाओ, अर्थ ना बदले। तो आप घूम फिर के चारों तरफ घूम के यहीं आओगे। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय। राम दूसरा, जितने भी दूसरे लड़के हैं उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसकी हिंदी भी यही है, कोई भी लड़का इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि राम। इसका मतलब राम ज्यादा इंटेलिजेंट है दूसरे से। दूसरा कोई भी लड़का हो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है राम। तो राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय। अब मैं इसकी सुपरलेटिव डिग्री कहता हूँ। सुपरलेटिव डिग्री का भी मतलब यही होता है कि भाई आप जैसे चाहो ऐसे बना लो, लेकिन मोस्ट इंटेलिजेंट लिखना पड़ेगा आपको। कहीं भी लिख दो, कैसे भी कर दो, अब उसका कोई और तरीका नहीं है। आप खूब घूमो फिरो, आप इसी पे आ जाओगे। और फिर जब आप इसे ऐसा बनाओगे ना, फिर हम सोचेंगे कि भाई अच्छा इसमें ऐसे ऐसे नियम है, तो फिर जब नियम बनेंगे, तो राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। राम सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। इसकी भी हिंदी यही है, कोई भी लड़का इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि राम। ये भी हिंदी यही है इसकी। राम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का है। राम ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो कंपेरेटिव में करना पड़ता है, राम ज्यादा इंटेलिजेंट है दूसरे से। वो भी वही बात है। अगर ये नो अदर की जगह वेरी फ्यू बॉयज आ जाता, कि कुछ लड़के, वेरी फ्यू का तो इक्का इक्के दुक्के, वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंटेलिजेंट एज राम, कुछ ही लड़के इतने इंटेलिजेंट है जितना कि राम। इसका मतलब अब दो चार, चलो मैं उसकी गिनती बना दूं पांच, थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए। इसका मतलब पांच बालक ऐसे हैं जो राम जितने इंटेलिजेंट है। अब मैं इसकी कंपेरेटिव डिग्री करता हूं। मैं कहूंगा राम इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर बॉयज। राम मोस्ट अदर बॉयज, अधिकांश लड़कों से ज्यादा है। इसका मतलब 95 से ज्यादा है वो। देखिए पांच के तो बराबर है ना वो। क्योंकि वेरी फ्यू बॉयज, ये जो आया था सेंटेंस, वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंटेलिजेंट एज राम। इसका मतलब वेरी फ्यू, कुछ ऐसे हैं, पांच लड़के ऐसे हैं। पांच मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, पांच नहीं है वो आंकड़ा, वेरी फ्यू मतलब इक्के दुक्के। तो मैं पांच कह रहा हूँ उसे, कि पांच लड़के ऐसे हैं, वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंटेलिजेंट एज राम। इसका मतलब पांच लड़के इतने इंटेलिजेंट है जितना कि राम। ठीक। अब हमने बनाई कंपेरेटिव, कंपेरेटिव मोर इंटेलिजेंट लगाना है, और सेंस यही लानी है कि भाई पांच लड़के हैं राम जितने इंटेलिजेंट। तो मैं क्या करूंगा उसे, कि राम इज मोर इंटेलिजेंट, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है देन, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर बॉयज। तो जो अधिकांश लड़के हैं, मतलब 100 थे ना, 100 में से 95, मोस्ट अदर में आ गए 95, 95 से ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसका मतलब 95 से तो ज्यादा है, लेकिन पांच के करीब है अभी और भी। तो वो सबसे इंटेलिजेंट नहीं है। सबसे इंटेलिजेंट होता तो देन एनी अदर कर दिया जाता, देन मोस्ट अदर करा जाता, अधिकांश से इंटेलिजेंट है।
मोस्टली से ज्यादा है। मतलब मोस्टली, जो जब भी कभी हम मोस्टली कहते हैं तो वो कहते हैं अधिकांशतः, मतलब बहुत सारे, सारे नहीं पर ऑल आ जाएगा अगर सारे की बात करेंगे तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ। अब आप कहोगे सर ये अफर्मेटिव से नेगेटिव, ये छोटे बच्चों को समझाने के लिए होता है, रूल इसलिए बनाए जाते हैं कि आप रट लो क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन अब आपकी एज भी और आपका एक्सपीरियंस अब ये कहता है कि अब आपको समझना चाहिए। समझना एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट नहीं, एज ए जो लिंग्विस्ट है जिसने ये रूल बनाया है, आप उसके अकॉर्डिंग सीखो। अब सपोज करो मैं आपसे कह रहा था ना, अफर्मेटिव का नेगेटिव कोई तरीका है ही नहीं। मैंने कहा भाई आप ऐसा करो, मोर इंटेलिजेंट लिखो, इस सेंटेंस को बना दो वेरी फ्यू वालों को, तो आप यही बनाओगे, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर बॉयज। तो अब क्या होता है, फिर इतना जब आप लिख दोगे इसे हिंदी में, मतलब जब किसी को हमने ये दिया होगा, जब सेंटेंस चला होगा, तो ऐसे बना होगा ये, 10 को दिया होगा भाई कैसे बना दो जैसे मर्जी हो, किसी को नहीं पता था कि इसमें अफर्मेटिव का नेगेटिव करना, नेगेटिव का अफर्मेटिव करना, दे मोस्ट अदर लगाना। जब दिमाग लड़ाया कि भाई इसे कैसे बनाए कैसे बनाए, तो जब 4 आदमी उसे लिख पाए गए तो सबका आंसर ऐसे ही आया कि भाई राम ज्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत सारों से इंटेलिजेंट है। ऐसे बनेगा भी सेंटेंस। जब वो बना के देखा गया तो देखा यार ये तो अफर्मेटिव बन गया। तो फिर हमने जब नियम बनाए कि छोटे छोटे बच्चों को समझाने का तरीका ये सही रहेगा कि भाई इसे ऐसा करो, अफर्मेटिव बनाओ, ये तो अफर्मेटिव बन सकता है, तो वो नेगेटिव है। फिर हमने एक नियम बनाया कि भाई अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव होती है, तो हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव को अफर्मेटिव बनाएंगे, तब ये नियम बना। अब दूसरी बात, भाई देन का प्रयोग होगा, मोस्ट अदर लगेगा। अब मोस्ट अदर लगेगा तो फिर हमने नियम बनाया भाई जहां नो अदर आता है पॉजिटिव डिग्री में, वहां पर हम कंपेरेटिव बनाते समय मोस्ट अदर लगाएंगे और बॉयज लगाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे लगेगा, उसके बाद में एनी अदर में तो लगता नहीं है। ऐसे फिर ये बाद में नियम बना के रख दिए गए बच्चों के सामने कि भाई ऐसे ऐसे याद कर लो, रट लो इसे। ऐसे आप कराते हुए जा रहे हो। नहीं तो तरीका तो ये है कि 7वीं 8वीं 10वीं का जो बच्चा होता है उसे समझा दो, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा, तो आप ही नहीं समझ पाने कभी तो इस तरीके से मोस्ट अदर लगा दिया जाता। अब इसकी सुपरलेटिव बनाओ। अब सुपरलेटिव में भाई कोई भी लड़का इतना इंटेलिजेंट नहीं है, ये वाली तो द बेस्ट, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट हो गए थे। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंटेलिजेंट एज राम, इसका तो कुछ लड़के हैं ऐसे जो राम जितने, 5 के करीब तो है ना। तो अब हमें बनानी है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में हमें मोस्ट इंटेलिजेंट लिखना है। इसका मतलब राम इज वन, राम एक है, राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। जो मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज है ना, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वे इक्के दुक्के वे 5 है, उनमें से एक राम है। तो हमारी ये भी सेंस आ गई कि भाई राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। अब हमने ये नहीं करा राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, वो तो हो गया सबसे ज्यादा, वो तब होता जब नो अदर आता। वो तब जब नो अदर यहाँ आता, वहां देन एनी अदर आता, फिर वहां पे द बेस्ट आ जाता, द मोस्ट इंटेलिजेंट आ जाता। लेकिन यहाँ पर वेरी फ्यू आया, इसको तो कुछ है, वहां देन मोस्ट अदर हो गया, इसको तो ज्यादा से अच्छा है, फिर वहां पे वन ऑफ द बेस्ट कर दिया, इसका मतलब वो अच्छे वालों में से एक है। तो ऐसे तीनों का रूल बन गया। अब देखा हमने, अरे इसमें वन ऑफ द वाला जो रूल है, एक तो वन ऑफ द आएगा भाई जब भी बनेगा ये सेंटेंस, तो वेरी फ्यू वाला अगर होता है तो वन ऑफ द लगाएंगे। वो नेगेटिव होता है, वेरी फ्यू नेगेटिव सेंस में आता है, तो ये अफर्मेटिव बनेगा। तो ऐसे करके नियम बना दिए गए। ये है ये सारी की सारी चीजें। तो नो अदर बॉय इज सो इंटेलिजेंट एज राम, और इसमें ये एरर है। तो आपको मतलब डिग्री वाला जो तरीका है वो समझ में आ जाना चाहिए। मैं कल भी काफी देर तक इस पे बहस हुई है, आज फिर इस ये डिग्री आ गई सामने। अब देखो नेक्स्ट, ही एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अब होता क्या है कि ये एक ऐसा सेंटेंस है, इसमें एकदम आपको गलती दिखाई नहीं देगी। उसने आनंद लिया, ड्यूरिंग दौरान, ड्यूरिंग द हॉलीडे भी होता है, हॉलीडेज भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द हॉलीडे, हॉलीडे भी छुट्टी का एक वो हो जाता है। हॉलीडेज जब कई सारे पखवाड़े की छुट्टी एक साथ लगाई जाती है तब बोलते हैं उसे। लेकिन ड्यूरिंग द हॉलीडे बोल देंगे हम, चलो हॉलीडे ऐसा हटाओ, पहले तो ये गलती। ही एंजॉय, उसने आनंद लिया ड्यूरिंग द हॉलीडे। अब ये जो एंजॉय वर्ब है ना, ऐसी कई वर्ब है जो इस तरीके से यूज होती है कि उनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ जाता है। अब आप कहोगे सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। आप फिर आपको मैं दोबारा उसी चार्ट पे ले जा रहा हूँ, प्रोनाउन वाले पे। एक प्रोनाउन का चार्ट था जिसमें कॉलम बने हुए थे, जो पर्सनल प्रोनाउन है, जैसे मान लिया आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव। तो वो हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे आई है, आई का हमने मी करा। माई सेल्फ जो होता है, माई सेल्फ करा, ये रिफ्लेक्सिव होता है, पजेसिव होता है। तो माई सेल्फ
आई का आपने यूज करा, हम जैसे इस तरीके से यूज करते हैं कि, तो ये जो रूल हम बनाते हैं इसमें, तो कुल मिलाकर के ही एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, वो हॉलीडेज के दौरान उसने एंजॉय करा। तो हम जो ये रूल होता है हमारा एंजॉय वाला, इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम हॉलीडे के साथ मतलब उसको तो ऐसा हटा दिया, तो एंजॉय वाली जो बात आती है वो हम उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। अब मैं आपको बता रहा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या है। ये होते हैं जैसे आई के साथ आपने माई सेल्फ सुना होगा, ही के साथ हिमसेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ। तो ये जो वर्ड होते हैं ना देम सेल्फ, जो सेल्फ वाले होते हैं, तो इसे हम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ये दो तरीके से यूज होते हैं। आपने देखा होगा आई माई सेल्फ, एक हम ऐसे यूज करते हैं, आई माई सेल्फ स्कॉल्डेड हिम, मैंने स्वयं उसे फटकारा। आई माई सेल्फ स्कॉल्डेड हिम, ऐसे जो वर्ड यूज होता है ना सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो आता है, वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है। मतलब वहां पर क्या होता है, एम्फेसाइज करने के लिए, इसका मतलब ये सॉरी एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। और ये एम्फेटिक क्या होता है, जब हम प्रभाव डालते हैं किसी पे। लेकिन एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसका अब जिक्र कर रहा हूं मैं। तो आई के साथ जो माई सेल्फ आता है, ये दो तरीके से यूज होता है, फिर दोबारा समझ लो आप। एक तो आप बहुत ज्यादा यूज करते हो स्वयं के लिए, मैंने स्वयं इस काम को करा, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ टॉट हिम, मैंने स्वयं उसे पढ़ाया। आई माई सेल्फ टॉट हिम, जब हम इस पे प्रेशर बनाते हैं, इसे एम्फेटिक कहते हैं। एम्फेटिक होता है प्रभाव डालना, एम्फेसाइज, तो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। तो ये तो हम जब किसी पे प्रभाव डालने के लिए कहते हैं, मैं स्वयं इस काम को करा, उसने स्वयं ऐसे करा, वो स्वयं ये कर रहा था, तो वो तो हम ऐसे करते हैं, ही के साथ हिमसेल्फ, और सी के साथ हर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, यू के साथ डबल हो जाता है योर सेल्फ भी, SELF सेल्फ, इसका प्लूरल SELVES है, जो हम हमें दे में देखने को मिलता है, डेम सेल्फ। या फिर ये हमें यू में देखने को मिलता है, योर सेल्फ और योर सेल्फ, क्योंकि यू दो तरीके से यूज होता है। अगर ये क्लियर हो जाए कि यू एक के लिए आया हुआ तो योर सेल्फ, और अगर ये क्लियर हो जाए कि यू जो आया हुआ है वो बहुतों के लिए आया हुआ है, तो योर सेल्व्स हो जाता है वो, ठीक है। और बाकी आई के साथ माई सेल्फ, और ही के साथ हिम सेल्फ, और वन के साथ वन सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, ऐसे यूज करते हैं। खैर, अब आई के साथ माई सेल्फ वो एम्फेटिक वाला हो गया रूल। लेकिन मैं अब जो बता रहा था जिसमें ये एरर भी है, ये है कि एक बड़े ध्यान से समझना है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कहाँ यूज करते हैं, एक तो ये जो यूज होगा वो वर्ब के बाद होता है। अच्छा, होता क्या है कि एक ऐसी वर्ब, हालांकि ये या तो वही दो बात आएगी, या तो आप समझ लो इसे, या फिर हम रट लेते हैं। रटने का क्या तरीका है कि मैं आपको 15-20 ऐसी वर्ब के नाम, ज्यादातर 8-10 वर्ब है जो ज्यादातर यूज होती है, कि भाई जब कभी भी ये वर्ब आपके सामने आ जाए, एरर की बात आ रही हो, तो दिमाग में एकदम बिठा लेना कि भाई अगर एंजॉय वर्ड आया है, तो इसका वो भी देख लो कि क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया है उसने। तो वे कौन कौन सी वर्ब होती है, मैं उनके नाम बोल देता हूँ, आप वीडियो को रिवाइंड करके बाद में कर लोगे, फिलहाल उन्हें लिख लेना। इसमें जो आती है जो वर्ब, एंजॉय है जो आपके सामने है, इसके बाद में एब्सेंट और प्रेजेंट है। प्रेजेंट माने उपस्थित होना, एब्सेंट माने अनुपस्थित होना। इंट्रोड्यूस है, आपने बहुत सुना होगा, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो इंट्रोड्यूस करना अपने आप को, ठीक है ना। बिजी है, अवेल है, अवेल माने प्राप्त करना। एड्रेस माने संबोधित करना होता है ना, एड्रेस, हर्ट करना, किसी को कष्ट पहुंचाना। अप्लाई करना, किसी चीज के अप्लाई करना, रिजाइन दे देना जॉब वगैरह से, चीट धोखा देना। ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अब ये तो थी एक रटने वाली बात, आपको लिखा दी, अब जब भी एंजॉय आए तो आप उसे यूज कर लेना। लेकिन अब समझने वाली बात समझो कि ऐसा होता क्यों है। देखो, इस वाले सेंटेंस को ही देख लो, ही एंजॉयड, उसने एंजॉय करा, या मैंने एंजॉय करा, आई एंजॉयड इन द पार्टी, मैंने पार्टी में कल एंजॉय करा, तो मैंने आनंद लिया। अब ये कहा जाता है कि जो ऐसी वर्ब है ये, मैंने एंजॉय करा, अगर ये पता लग जाए कि भाई एंजॉय जो करा है मैंने, वो जिस चीज के साथ करा है, अगर वो चीज है जैसे आई एंजॉयड द पार्टी, मैंने पार्टी को एंजॉय करा, आई एंजॉयड द बर्थडे, मैंने बर्थडे पार्टी को एंजॉय करा।
आई एंजॉयड हिज फ्रेंडशिप, मैंने उसकी दोस्ती को एंजॉय करा। तो फिर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब एंजॉय अपने साथ एक ऑब्जेक्ट मांगता है। ये वे वर्ब लिखवाई है मैंने जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को मांगती है कि भाई मेरे साथ एक ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। अगर वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे एंजॉयड के बाद ड्यूरिंग आ गया, उसने छुट्टी के दौरान आनंद लिया। अब आनंद उसने किस चीज में लिया? तो जब वो नहीं होता, जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो, इसका मतलब उसने स्वयं में ही आनंद लिया। ही एंजॉयड हिमसेल्फ। तो वहां पे हम क्या कर देते कि भाई वो स्वयं आनंद ले रहा था, अपने आप ही आनंद ले रहा था, अपने आप से इस काम को कर रहा था। तो ही एंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज। हॉलीडेज में अब हमें पता नहीं है उसने किस चीज के किसके साथ एंजॉय करा। अगर यहाँ पे होता उसने अपने बच्चों के साथ एंजॉय करा, साथ क्या बच्चों में एंजॉय लिया, तो ही एंजॉयड हिज चाइल्ड चिल्ड्रन। ही एंजॉयड हिज चिल्ड्रन, तो वहां जरूरत नहीं थी हिमसेल्फ लगाने की। लेकिन एंजॉय जो एक ऐसी वर्ब है, उसके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो इसलिए यहां पर ये हर वर्ब में नहीं होता, जो मैंने वर्ब के नाम बोले वहां होता है। ही एब्सेंट हिमसेल्फ, वो स्वयं अनुपस्थित हो गया, प्रेजेंट हिमसेल्फ हो जाएगा। इंट्रोड्यूस, जैसे मैं आपसे ये कहूं चीट माने धोखा देना। आई आई विल चीट राम, मैं राम को धोखा दूंगा। या आई चीटेड राम, मैंने राम को धोखा दिया। ये तो बात ठीक है। लेकिन आई चीटेड यस्टरडे, मैंने कल धोखा दिया। अब धोखा किसे दिया नहीं पता, तो ऐसा ना, मैंने अपने आप को, मैं स्वयं को धोखा देता आ रहा हूं, तो आई चीटेड माई सेल्फ। अगर नहीं कुछ दे रखा है तो आई चीटेड माई सेल्फ। ही चीटिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि भाई पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आप अपने आप, जैसे मैं आपसे कहने लगूँ कि भाई अगर आप समय से नहीं आ रहे हो, आप इन चीजों को, ग्रामर को नहीं दे, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, मेरा क्या बिगड़ रहा है? तो इसमें मैं कह सकता हूँ यू आर चीटिंग योर सेल्फ। यू आर चीटिंग योर, चीटिंग अकेला नहीं रह सकता, या तो यू आर चीटिंग मी ऐसा करना पड़ेगा, यू आर चीटिंग योर पेरेंट्स, ये भी ठीक है। यहाँ योर सेल्फ की जरूरत नहीं है, लेकिन यू आर चीटिंग इन योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी में धोखा दे रहे हो। किसे दे रहे हो ये नहीं पता, तो यू आर चीटिंग। या तो योर लाइफ ऐसे ऑब्जेक्ट बनाओ, यू आर चीटिंग योर लाइफ, आप अपनी लाइफ को धोखा दे रहे हो, तो फिर योर सेल्फ की जरूरत नहीं है। या यू आर चीटिंग इन योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी में धोखा दे रहे हो, लेकिन किसे दे रहे हो, तो यू आर चीटिंग योर सेल्फ इन योर लाइफ। जैसे एंजॉय था, देखो द पार्टी उसमें भी था, लेकिन इन द पार्टी अगर आ जाए, आई एंजॉयड इन द पार्टी, तो अब ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन आई एंजॉयड द पार्टी, मैंने पार्टी को एंजॉय करा, तो द पार्टी मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो आई एंजॉयड द पार्टी, एंजॉय के साथ मैंने एंजॉय करा, किस चीज से करा, पार्टी से, तो आई एंजॉयड द पार्टी। लेकिन अगर आई एंजॉयड इन द पार्टी, इन द पार्टी तो अलग लगा दिया, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी। तो ये आपको बिल्कुल मतलब ध्यान देना है कि आप ऑब्जेक्ट के तौर पे, अगर इनमें ये जितनी भी मैंने वर्ब बताई, जैसे एक र्यून होती है बर्बाद करना, आई र्यून माई सेल्फ। आई र्यून्ड, र्यून मैंने बर्बाद करना, मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया, ठीक है ना, आई र्यून्ड माई सेल्फ। और अगर र्यून्ड दे रखा है, किसी को बर्बाद करा, आई र्यून्ड हिज लाइफ, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो अब माई सेल्फ की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे फिर, आई र्यून्ड माई सेल्फ हिज लाइफ, ये गलत है। जब र्यून के बाद में जिस चीज को बर्बाद करा है मैंने, वो चीज आ गई, तो फिर अब माई सेल्फ की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं आया है चीज, तो आई वेस्टेड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को वेस्ट कर लिया, तो वो है आई वेस्टेड माई टाइम। मैं बोल रहा हूँ भाई मैंने अपना समय, ही राम इज वेस्टिंग हिज टाइम इन गोइंग हेयर एंड देयर, अगर मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ ठीक है। राम इज वेस्टिंग, और फिर बस इतना बोल करके ड्यूरिंग द हॉलीडे या कुछ ऐसे बोल दूं मैं, तो राम इज वेस्टिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है, फिर वहां पे हमें ये लगाना पड़ेगा। तो यही तरीका होता है आपको इसमें। जैसे आई बर्ंट, मैंने जला दिया, आई बर्ंट मैंने जलाया सम वुड्स, मैंने कुछ लकड़ियां जला दी, वो हो गया। आई बर्ंट माई सेल्फ, अगर बर्ंट के बाद कुछ नहीं दे रखा तो माई सेल्फ लगाना पड़ेगा, इसका मतलब मैं खुद जल गया था। आई बर्ंट, जैसे आपको ये बोला ना मैं जल गया, तो आई बर्ंट माई सेल्फ, ठीक है ना, यस्टरडे, तो वहां पर आपको माई सेल्फ लगाना पड़ेगा। तो बर्न भी है, फिर दोबारा भी बोल दूं मैं, एंजॉय है, र्यून है, बर्न जलाना, ये होती है। और इसमें एब्सेंट है, प्रेजेंट है, इंट्रोड्यूस है, बिजी है, अवेल हो सकता है, चीट है, रिजाइन है, अप्लाई है, हर्ट है, एड्रेस करना, ये सब है। तो जैसे कहते हैं ना इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, है ना, कल मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ यस्टरडे, ऐसा बोलेंगे।
ठीक है। तो ये भी रूल आपको ध्यान रखना, तो ये एक रूल है और आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल है। तो ये माई सेल्फ योर सेल्फ, एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कभी यू दे रखा है तो योर सेल्फ होता है और योर सेल्फ भी हो जाता है, अगर ये क्लियर हो जाए कि यू में एक से ज्यादा इंसान है। ठीक है। और क्योंकि यू दोनों तरीके से यूज होता है, यू तुम हम एक इंसान के लिए भी बोल देते हैं रेस्पेक्ट देने के लिए यू, और एक से ज्यादा के लिए भी हम यू ही बोलते हैं, तो इसलिए इसके लिए मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। दे के साथ देम सेल्फ आएगा, तो वहां पे SELVES हो जाता है। इसे हम सेल्फ प्रोनाउन भी बोलते हैं, मतलब जैसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल रहे हैं ना, इसे SELF सेल्फ प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रोनाउन है आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसे ध्यान रखना है आपको कि हम कहाँ पर किस तरीके से इसका यूज करते हैं। तो ये इसका रूल बिल्कुल आपके माइंड में फिट रहना चाहिए कि कहाँ पर इसे यूज करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा आता है। अब ये जो वर्ब आपके सामने जैसी आएगी तो आपके माइंड में एकदम खनक जाएगा कि यार यहाँ एरर हो सकती है। और फिर मान लिया चार ऑप्शन में दे भी रखा हो, एंजॉय के साथ, ही के साथ, हिमसेल्फ लगा, तो आपको वो क्लियर हो जाएगी बात बिल्कुल पक्की कि यही है। ठीक है ना। और अगर वो एक दो वर्ब आप भूल भी गए ना, लेकिन अब आपके माइंड में है कि ये 20 वर्ब थी, तो जैसी उसमें मान लिया आपसे मैं जब पूछूंगा तो आप इन 20 वर्ब में से 4 या 5 बता पाओगे, लेकिन जिस समय ये एग्जाम में आ गया, अगर सपोज करो क्वेश्चन, तो उस समय देख करके आपको क्लियर हो जाएगा। फिर वहां पे जब आप 4 ऑप्शन देखोगे तो एक जगह आपको ही के साथ हिमसेल्फ लिखा मिलेगा, फिर आपको याद आएगा अरे ये उस वाली वर्ब में तो नहीं है। फिर आप जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे समझोगे कि ये यार यही है ये, और एकदम आप उस पर निशान लगा दोगे। तो ऐसा मतलब सामने आना जरूरी है ये वाला रूल। अब आपके सामने है तो आप इसे इजीली कर लोगे। ठीक है। आई थिंक दैट मिल्क इज प्रिफरेबल दैट, अब ये वाला रूल है, इसमें हम बात करेंगे प्रिफरेबल वाली। तो ये भी एक ऐसे वर्ड होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते। और इनका यूज जो है, जब आपने कभी भी किसी ने भी आपको अगर ये पढ़ाई होगी, डिग्री पढ़ाई होगी, कंपैरेटिव डिग्री, तो वहां पर कभी भी पढ़ी हो आपने, इंटर में पढ़ी हो कभी भी, तो वहां कुछ वर्ड, कुछ ऐसे एडजेक्टिव लिखे जाते हैं कि भाई इन एडजेक्टिव के बाद में हमेशा देन का प्रयोग ना होकर टू का प्रयोग होता है। ऐसा हमने उसमें भी करा है, एक्टिव पैसिव भी जब करते हैं वहां पर भी कुछ ऐसी वर्ब आती है कि भाई यहाँ बाई का प्रयोग नहीं होगा, वहां बाई का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। वहां पे इन का होता है, कई जगह एट का होता है, कहीं विद का होता है, कहीं टू का होता है। मैंने आपको नो वाला एग्जांपल बताया भी था, जैसे आई नो यू, मैं आपको जानता हूं तो यू आर नोन टू मी, तुम मुझे, तुम जाने जाते हो मेरे द्वारा, तो वहां पर बाई नहीं आता, यू आर नोन बाय मी नहीं होगा। तो ऐसे ही जैसे एक्टिव पैसिव में मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही यहां पर होता है। एक प्रिफर वर्ड है, प्रिफर, ऐसे हालांकि एक जैसे से वर्ड है सारे, इन्फीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रिफर, प्रिफरेबल, जूनियर, सीनियर, और एक ओल्डर होता है, नहीं सॉरी एल्डर, ओल्डर में तो देन लगता है। एक एल्डर होता है, ELDER, एल्डर माने बड़ा भाई, वो बहुत ज्यादा आपका आता भी है एरर में। एक एल्डर होता है, तो एल्डर के साथ देन ना लग के टू लगता है। जैसे राम इज एल्डर टू, अब यहाँ टू आई मेरे से एल्डर है, या योर ब्रदर, यू आर एल्डर टू योर ब्रदर। और हाँ एक चीज और होती है, एल्डर वाले में ये रूल भी होता है कि जैसे राम इज एल्डर टू मी, राम मुझसे एल्डर है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करते हैं, लेकिन एल्डर वाले में ऑब्जेक्ट आता है, मतलब आई नहीं आएगा, मी आएगा। तो एक ये भी आता है एरर में, और हो सकता है कोई सी एरर बनी हुई होगी आगे चल के आ भी जाएगी, तब मैं बता भी दूंगा उसे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे राम इज मोर ब्यूटीफुल देन मी नहीं हो सकता, मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल, देन आई होगा। लेकिन इसमें जो टू वाला होता है यहाँ पे मी आता है, क्योंकि टू के बाद मी आएगा। तो राम इज, अगर मैं बोलूं आपसे कि राम इज एल्डर, राम बड़ा है, अब यहाँ बड़े भाई की बात हो रही है, राम इज एल्डर, देन नहीं आएगा, टू आएगा, और टू के बाद मी आएगा। मान लिया मुझसे राम बड़ा है, मेरा बड़ा भाई है, राम है उसका नाम, तो राम इज एल्डर टू मी आएगा। राम इज एल्डर देन भी नहीं आने का, और देन के बाद आई भी नहीं आने का। और बड़े के लिए जैसे मैं तुमसे बड़ा हूं तो आई एम ओल्डर होता है, अगर रिश्ते में बड़ा होता है तो एल्डर होता है, और अगर रिश्ता नहीं होता है तो ओल्डर होता है। आई एम ओल्डर देन यू, मैं आपसे ज्यादा बड़ा हूं, तो आई एम ओल्डर देन यू होगा।
और एल्डर में टू आएगा, तो एल्डर हो गया, प्रिफर हो गया, प्रिफरेबल हो गया, इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनके बाद देन ना करके टू आता है, यहाँ पर प्रीपोजिशन लगती है टू, और देन की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये सेंटेंस था। आई थिंक, मैं सोचता हूं दैट मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी। मिल्क ज्यादा पसंद किया जाता है चाय की अपेक्षा। तो प्रिफरेबल हो या प्रिफर हो, उसके बाद टू आता है, देन नहीं आएगा। ठीक है। और देन भी समझ लेना, टी एच ए एन वाला होता है डिग्री में, तब के लिए टी एच ई एन होता है। तो ये एक ही एरर थी इसके अंदर, और यही है। यू विल फेल अंटिल यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब अंटिल वाला रूल है ये, एक तरीके से। अंटिल होता है, एक अनलेस होता है, एक टिल होता है। पहले हम टिल और अंटिल की बात कर लेते हैं, फिर अनलेस की भी बात करेंगे, और फिर इसे देखेंगे सेंटेंस को क्या है। तो अब ये रूल है, हमें पता होने चाहिए टिल का प्रयोग कहाँ होता है, अंटिल का कहाँ होता है। देखो, अंटिल और टिल दोनों में केवल एक ही अंतर है कि अंटिल के अंदर नोट छिपा हुआ रहता है और टिल विदाउट नोट होता है। मतलब अगर आप अंटिल की जगह टिल लगा लो या टिल की जगह अंटिल लगा लो, अंतर इतना हो जाएगा कि अगर टिल वाला सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो उसमें नोट लगाना पड़ेगा, अंटिल खुद नेगेटिव होता है। तो मतलब थोड़ा सा ऐसा हो गया, जैसे आप एवर नोट ना लगा के नेवर लगा दो। भाई एवर नोट ना लगा करके आप नेवर लगा दो, आई नेवर वेंट देवर देयर, मैं कभी वहां नहीं गया। ठीक है ना। तो आई डिड नेवर, आप नोट लगाओगे तो नोट ना लगा करके आप उसमें आप अनटिल लगा सकते हो। तो अनटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं, और टिल का मतलब होता है जब तक। और ये जो टिल और अनटिल है, इन दोनों का जो हम प्रयोग करते हैं, टिल का एक प्रयोग तक के लिए भी होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन टिल और अनटिल का जो प्रयोग होता है, खासकर अनटिल की हम बात कर रहे हैं, ये होता है समय के लिए। मतलब जब दो बातें, इसके अंदर दो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे वेट हेयर, आप यहाँ प्रतीक्षा करो अंटिल राम कम्स, और यही एरर बनती है। एंड एरर क्या बनती है, वेट हेयर, आप रुको यहाँ पर, वेट हेयर अंटिल राम कम्स। सेंटेंस बना हुआ होता है वेट हेयर अंटिल राम डज नॉट कम, आप इंतजार करें जब तक राम नहीं आता है। तो राम डज नॉट कम होगा, लेकिन वो टिल में तो सही है। अंटिल अगर लगा दिया तो डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अंटिल में खुद नोट छिपा हुआ रहता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अनलेस में होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लीस्ट में होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे हार्डली में होता है, हार्डली मुश्किल से ही, बिल्कुल ऐसे जैसे नो सुनर में होता है। इसी तरीके से अंटिल के अंदर भी नॉट छिपा हुआ होता है, तो वो नेगेटिव होता है, कुल मिला के ये है। तो जब अंटिल आता है तो वहां पर ये यू डू नॉट वर्क हार्ड जो लिख रखा है, ये गलत हो गया। अंटिल लिखने के बाद में इतनी बड़ी गलती कर दी, जैसे नेवर लिख के फिर आप नोट लिख दो, या आप अनलेस लिख के फिर आप नोट लिख दो, तो वह नोट नहीं लिखा जाएगा। या आप लिस्ट का प्रयोग करो और यू शुड नोट कर दो, जितनी बड़ी गलती आप वहां कर रहे हैं इतनी ही यहाँ पर है। अंटिल अगर लिख गया तो डू नोट नहीं लिख सकते आप। तो ये बड़ी गलती हो गई, तो एक एरर हमारी ये बन जाती है कि डू नॉट नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। अगर यू लिखा हुआ है तो यू वर्क हार्ड बनेगा, अंटिल के बाद में ऐसा नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे वर्क हार्ड आ रहा है, यू डू नॉट, अब मैं इसमें एरर नहीं निकाल रहा, यू डू नॉट वर्क हार्ड, नीचे वाली लाइन आप देखो, यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर, बताइए कि आप इन तीनों चीजों को, चार पांच जो ये वर्ड है, इसे बताइए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। तो यू हमारा सब्जेक्ट है, मतलब एक तरीके से प्रोनाउन है। भाई जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होती है या प्रोनाउन होती है। डू नोट हमारी हेल्पिंग वर्ब है, डज नॉट डू नॉट जो हम प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। अब वर्क और हार्ड में इन्हें पूछना चाह रहा था, क्योंकि दोनों ऐसे वर्ड दे दिए जो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर यू डू नॉट वर्क, इसका मतलब अगर सपोज करो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस होता तो यू आर वर्किंग होता। इसका मतलब वर्क क्या है, वर्ब है यहाँ पर। तो वर्ब है वर्क, और हार्ड क्या है, वर्किंग हार्ड। अगर वर्ब की विशेषता कोई चीज बताती है तो वो एडवर्ब होती है। तो हार्ड, आप कठिन परिश्रम कर रहे हो, तो हार्ड जो है वो एक एडवर्ब है, वर्क जो है वो एक वर्ब है। ये इस तरीके से हो गया। लेकिन ये हार्ड हम अलग तरीके से भी यूज, जैसे मैं कहूँ कि इट इज अ वेरी हार्ड वर्क, अगर ये सेंटेंस हो जाता इट इज अ वेरी हार्ड वर्क, तो यहाँ पे देखो वर्क भी बदल गया और हार्ड भी बदल गया। यहाँ वर्क जो लिखा हुआ है सामने आपके, ये वर्ब है, लेकिन इट इज ए हार्ड वर्क या इट इज ए वेरी हार्ड वर्क, तो यहाँ पर वर्क जो है वो नाउन है, और हार्ड जो है नाउन की विशेषता बता रहा है, तो हार्ड एडजेक्टिव है। तो हार्ड एडजेक्टिव हो गया, यहाँ हार्ड एडवर्ब था। और वेरी जो है, जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दे, वो फिर एडवर्ब हो जाती है।
तो वेरी हार्ड वर्क, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, वहां पर ऐसा हो जाता है। तो ये जैसे जैसे होता है अपने अनुसार चेंज हो जाता है। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड है कि अगर हम उन्हें इस तरीके से यूज करें, जैसे टीचिंग है हमारा, ही इज टीचिंग, वो पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर वर्ब है। तो टीचिंग इज नॉट ए गुड प्रोफेशन, तो यहाँ टीचिंग नाउन है, तो ऐसे यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो हम इस तरीके से भी, जैसे मैं आपसे कहूँ बर्न है, बर्न माने जलना, जैसे द ट्रेन इज बर्निंग, ट्रेन जल रही है, तो द ट्रेन इज बर्निंग, तो ट्रेन जल रही है, तो यहाँ पर बर्न जो है वो वर्ब है। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि बर्निंग ट्रेन, यस्टरडे आई वॉच्ड द मूवी बर्निंग ट्रेन, तो बर्निंग ट्रेन, ट्रेन नाउन है, और बर्निंग ट्रेन, यहाँ पे बर्निंग क्या है, नाउन की विशेषता बता है, जलती हुई। तो बर्निंग क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है ना। तो रनिंग हॉर्स, ये रनिंग दौड़ने वाला घोड़ा, तो रनिंग क्या है, यहाँ पे नाउन है। तो ऐसे भी हमें, मतलब सॉरी, रनिंग क्या है, एडजेक्टिव है, और हॉर्स जो है वो नाउन है। यू विल फेल अंटिल यू डू नॉट वर्क हार्ड, यहाँ सबसे पहली बात ये थी कि अगर अंटिल आ रहा था तो डू नॉट नहीं आना था, लेकिन एरर हमारी हमने दूसरी तरह से निकाली है। अंटिल वाली बात भी आपको बता दी, लेकिन बात क्या होती है, अंटिल और अनलेस में क्या अंतर होता है। अंटिल और अनलेस बिल्कुल सेम तरीके से यूज होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अंतर होता है। अनलेस जो होता है वो कंडीशन में आता है। कंडीशनल सेंटेंस जैसे आपने देखे होंगे, इफ वाले जो होते हैं, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो तो पास हो जाओगे, ये वाले जो सेंटेंस होते हैं। तो जब कोई काम, कोई शर्त दिखा रखी हो कि इस शर्त, जैसे यहाँ पे शर्त है, आप फेल हो जाओगे यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तो ये कंडीशन बना दिया है। तो यहाँ पर टिल या अंटिल का प्रयोग नहीं होगा। अंटिल का प्रयोग तब होता है जब कहीं पर समय की बात आती है, एक टाइम पीरियड दिखाया जाता है कि आप वेट करो, ट्रेन आने तक वेट करो, आप यहाँ पे रुको, या आप मुझसे बात करो जब तक आपका भाई नहीं आता है। मतलब एक समय की जो अवधि दे देते हैं, वहां पर आप अनटिल का यूज करोगे, लेकिन यहाँ पर कोई टाइम की कोई बाउंडेशन या टाइम के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यहाँ बात यह है कि तुम फेल हो जाओगे अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि आप इस काम को नहीं करते हो, मतलब जब तक ये नहीं होता है, या अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे अनलेस बोलते हैं। और रूल देखो इनमें वही चलता है जो आपका इफ में चलता है। इफ वाला रूल मैंने आपको बता भी रखा होगा। कंडीशनल सेंटेंस में जो इफ वाला सेंटेंस होता है, वो अगर बात फ्यूचर की होती है तो पहले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिटिव बनाते हैं, दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिटिव बनाते हैं। अगर बात पास्ट की होती है तो पहला सेंटेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और दूसरे वाला कोमा लगा करके उसे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में बनाते हैं। तो ये दो रूल पास्ट के और फ्यूचर के हमें पता होते हैं। फिर हाइपोथेसिस वाला वो अलग है, वो जब कभी कराएंगे कंडीशनल तब बताऊंगा। लेकिन अब यहाँ पे देख लेते हैं, यू विल फेल अंटिल यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब यहाँ पे ये अंटिल की जगह अनलेस होगा, और रूल वही चलेगा। मतलब अनलेस को आप ऐसे समझो जैसे इफ यूज कर रहे हो आप, बस अंतर इतना, इफ वाला जो होता है उसमें नोट अपनी तरफ से आपको लगाना पड़ेगा, अनलेस में आपको लगा लगाया मिल रहा है। तो अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो यहाँ यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। यहाँ डू नॉट की जगह डिड नॉट होता तो भी गलत हो जाता, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाना पड़ेगा। और अगर डिड नॉट होता तो फिर आप पास्ट की बात थी, फिर आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म पे जाना पड़ता। तो यहाँ अनलेस का यूज होगा, यू डू नॉट की जगह यू वर्क हार्ड हो जाएगा, क्योंकि अनलेस के अंदर ऑलरेडी नेगेटिव सेंस छिपी हुई है। तो आपको दोबारा नोट लगाने की जरूरत नहीं है, डबल नेगेटिव नहीं कर सकते। तो आपको ये वाला रूल भी ध्यान रखना है, ये कंडीशनल सेंटेंस की तरह ही होता है। और अनलेस को कंडीशन में यूज करते हैं, अनटिल को हम टाइम के लिए यूज करते हैं। तो फिलहाल ये पूरा सेंटेंस बना, यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो, या जब तक कि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो। ये इसकी हिंदी निकली। नेक्स्ट देखते हैं, विलियम शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लैंड। सीधी सी बात है कि वन ऑफ का जो रूल होता है, आपको ये वन ऑफ वाला बहुत जगह मिलेगा, टू ऑफ आ जाए, वन ऑफ, जब ऑफ लग के इस तरीके से आता है, तो इसमें जो नाउन हमारी होती है, चलो उसे तो मैं अलग बताऊंगा। फिलहाल शेक्सपियर इज वन ऑफ द, शेक्सपियर एक है, ग्रेटेस्ट पोइट, ग्रेटेस्ट पोइट में से एक है, ग्रेटेस्ट एक पोइट में से नहीं है, वो एक बहुत सारे पोइट में से है, एक से ज्यादा में से है। तो जब भी हम ये वन ऑफ द, टू ऑफ द, ये आपने देखा होगा वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ऐसे वन ऑफ माय फ्रेंड नहीं हो सकता, वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही होगा, एक दोस्त में से एक नहीं निकलेगा। तो वन अगर निकल रहा है तो एक से ज्यादा में से निकलेगा, तो ग्रेटेस्ट पोइट्स होगा। ग्रेटेस्ट पोइट्स, ग्रेटेस्ट हमारा एडजेक्टिव है और पोइट्स हमारी नाउन है। तो इंग्लैंड के जो महान पोइट्स हैं उनमें से शेक्सपियर एक है। तो शेक्सपियर इज वन ऑफ
द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। अब ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री है, फिलहाल तो इसमें एरर यही थी कि इसमें आपको पोइट्स लगाना था, लेकिन आपने ग्रेटेस्ट पोइट कर दिया। तो शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लैंड, तो ग्रेटेस्ट पोइट्स आएगा, ठीक है ना, पोइट नहीं हो सकता, एक पोइट में से एक नहीं निकल सकता। अब थोड़ा सा इससे अलग हटके मैं आपको बताता हूँ, एक एरर वो भी आती है। अब शेक्सपियर इज को तो छोड़ दो, वन ऑफ जैसे ये होता है ना, वन ऑफ वाला रूल बताना चाह रहा हूं मैं आपको। जैसे मैं आपसे ये कहूं मेरे दोस्तों में से एक इंटेलिजेंट है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और आपको लिखा हुआ मिलेगा आर, फिर आपसे कहेंगे एरर बताइए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स ये पूरा एक सब्जेक्ट है, इसका मतलब है मेरे दोस्तों में से एक। और जब मेरे दोस्तों में से एक है, जो ऑफ से पहले लिखा रहता है वो सब्जेक्ट बनता है, और जो ऑफ के बाद में होता है उसमें से ये पहले वाला निकला हुआ होता है। जैसे मेरे दोस्तों में से एक, टू भी हो सकता है, टू ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से दो, अगर दो है तो आर लगा देंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर, जो आर लिखा हुआ मिलता है वो फ्रेंड्स के साथ आर लिखा हुआ अच्छा लगता है, तो इसलिए बच्चे उसमें एकदम एरर पकड़ते नहीं है। जो बच्चे होशियार होते हैं, रूल पढ़े हुए होते हैं, वो एकदम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स के बाद इज आएगा, क्योंकि वन इसमें सब्जेक्ट है। और एक बात और, वन ऑफ माई फ्रेंड्स अगर आप करोगे और फिर इसका पजेसिव बनाना पड़ जाए आपको, कि मेरे दोस्तों में से एक अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल रहा है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स खेल रहा है, तो इज तो आएगा ही, वन के साथ आया। यहां पर सब्जेक्ट वन है, ना कि ही भी नहीं है, वन है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज प्लेइंग क्रिकेट विद, अब आता है हिज फ्रेंड, हर फ्रेंड, वंस फ्रेंड, इट्स फ्रेंड, ऐसे। तो वहां पर हिज नहीं लगाएंगे, वन का जो हमारा पजेसिव होता है वो वंस होता है, तो वन में अपोस्ट्रोफी लग के वंस फ्रेंड होगा, तो वन के साथ अपने की अंग्रेजी वंस लगाएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये एवरी वन, वन के, वन एक अलग है, वन प्रोनाउन अलग है, जैसे इट अलग है ऐसी वन अलग है, लेकिन ये एवरी वन, नो बडी, नन, एवरी वन, एवरीबडी, समबडी, समवन, अगर ये वाले वर्ड आते हैं आपके सामने कहीं भी, एक तो ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर चलते हैं, पहली बात ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर ये कोई भी आता है तो इनके साथ इज लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। दूसरी बात, इनके लिए जो पजेसिव आता है, जो अपने की अंग्रेजी आती है, वो हमेशा हिज आती है। अब आप कहोगे सर हिज क्यों आती है, हर आ जाए इससे तो, या हर क्यों नहीं, मतलब आप ऐसा ये, तो वही है, आप ज्यादातर मेल डोमिनेटेड होता है, मतलब पुरुष प्रधान देश होते हैं ना, उस हिसाब से लेकर के स्टार्टिंग से ही इसमें इसमें क्या कर रखा है कि एवरीवन, इनमें हम हमेशा हिज लगाएंगे, हर नहीं लगाएंगे। तो इसमें हमेशा अपने की अंग्रेजी हिज आएगी, जहां भी कहीं आपको इस तरीके से, या आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे सपोज करो आपको समवन एंजॉयड पार्टी, जैसे समवन एंजॉयड इन द पार्टी, तो समवन एंजॉयड, अब हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगानी है, तो अब समवन के साथ क्या लगाए उसे, तो हम, क्योंकि हमें पता है अपने की अंग्रेजी समवन के साथ, एवरीवन के साथ, इनके साथ ही जाती है, तो इसका मतलब हम इसे ही की तरह मानते हैं। जब हम इसे ही मानते हैं तो हिमसेल्फ लगाएंगे, समवन एंजॉयड हिमसेल्फ। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। और वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये वाली एरर बहुत बनती है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, तो वहां इज आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स लिखा हुआ उसके साथ में आर लिखा हुआ मिलेगा तो आपको ठीक लगेगा। लेकिन वो जो सब्जेक्ट है वो वन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो वन सब्जेक्ट है, इसलिए वहां पर इज आएगा। ये सेंटेंस था, शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। अब ये सुपरलेटिव डिग्री थी, अगर मैं इसकी पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री बनाने को आपसे बोलने लगूं, क्योंकि मैंने अभी कराई हुई है, तो हम उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दोबारा देख लेते हैं। ये वन ऑफ द वाला रूल है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव बनाते समय नो अदर नहीं आएगा। अगर नो अदर कर दिया तो कोई भी पोइट इतना इंटेलिजेंट, मतलब सॉरी, कोई भी पोइट इतना ग्रेट नहीं है जितना कि शेक्सपियर। लेकिन इसकी सेंस ये निकल के आ रही है कि शेक्सपियर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स में से एक है, इसका मतलब कुछ और भी, वही पांच वाली बात आती है, पांच पोइट ऐसे हैं जो शेक्सपियर जितने ग्रेट है। तो इसका मतलब मैं अगर इसे ये सेंटेंस बना दूं, नो अदर पोइट ऑफ इंग्लैंड इज सो ग्रेट एज शेक्सपियर, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, उसकी सेंस ये आ जाएगी कोई भी पोइट इतना ग्रेट नहीं है इंग्लैंड में जितना कि शेक्सपियर। लेकिन कुछ है, इसलिए इसे वेरी फ्यू से बनाएंगे, वेरी फ्यू पोइट्स, पोइट ना होके पोइट्स आता है, वेरी फ्यू पोइट्स आर सो इंटेलिजेंट एज शेक्सपियर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में कुछ पोइट, इक्के दुक्के पोइट इतने इंटेलिजेंट है, इतने ग्रेटेस्ट है, या इतने ग्रेट है जितना कि शेक्सपियर। और फिर जब हम इसे कंपेरेटिव बनाएंगे तो कहेंगे कि शेक्सपियर मोस्ट अदर से अच्छा है, सबसे अच्छा नहीं है, तो शेक्सपियर इज ग्रेटर,
वो ग्रेटर है। शेक्सपियर इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। फिर हम उसे ऐसा बनाएंगे। तो ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, फिर दोबारा आपके सामने जिक्र करा है। तो अब माइंड में आपके फिट रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है डिग्री में बच्चों को उलझन सी रहती है। ये तीन ही बात है, इसमें तीन बातों को ढंग से कैच कर लो और इसे ऐसे रटो। मतलब वन ऑफ द का मतलब है यार एक दो उसके जैसे है। वन ऑफ द तो लिखना हम जैसे टीचर के लिए इतना अच्छा रहता है, हम किसी को बेस्ट कहते हुए डरते हैं कि कोई कहीं भी कोई बात बोलनी पड़ जाती है। जैसे जब आपको थ्योरिकल क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं तो हमेशा हम पोइट के अच्छे के लिए बोलते हैं। तो वहां पर हम ज्यादातर इस तरीके से चीजों को यूज करते हैं कि भाई पोइट्स के लिए मोस्टली हम क्या करते हैं कि कीट्स इज द बेस्ट पोइट, ऐसे नहीं करेंगे। कीट्स इज द बेस्ट या पीबी शैली इज द बेस्ट पोइट ऑफ इंग्लैंड इन रोमांटिक एज, ऐसे नहीं लिख सकते ना, क्योंकि हमने सबसे अच्छा बता दिया, ये तो गलत कर दिया ना भाई। क्या तो उसके जैसे और भी तो होंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर। अब नेचर का हाल है कि वो ग्रेटेस्ट है, लेकिन फिर भी अपना बचाव रखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ नेचर। तो वहां पे क्या होता है, एक बचाव भी हो जाता है कि भाई जो महान पोइट है उनमें से, और ये महानता में भी जोड़ देते हैं। अब शेक्सपियर ग्रेट भी बना दिया और सबसे बड़ा ग्रेट भी नहीं बनाया, तो इस तरीके से एक बचाव भी हो गया और बात की बात भी हो जाती है। तो वेरी फ्यू वाला जो होता है, जो वेरी फ्यू वाला रूल होता है, उसमें मोस्ट अदर आ जाता है कंपैरेटिव डिग्री में, और इसमें वन ऑफ आ जाता है। और जो नो अदर वाला होता है उसमें देन एनी अदर आता है और केवल उसमें द आता है। शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट पोइट, सीधा आएगा, वन ऑफ द का चक्कर ही नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री में तो दो ही तरीके हैं, या तो वन ऑफ द या केवल द। और आप ये मत सोचो जो लंबा हो रहा है वन ऑफ द ये ज्यादा महानता, महानता वाला दा वाला है, ही इज द बेस्ट पोइट, वो महान है। ठीक है। ऐसी देन एनी अदर वाला बड़ी बात है, देन एनी अदर वो दूसरे सबसे अच्छा है। देन मोस्ट अदर वाले में इसका मतलब वो अधिकांश से अच्छा है, सबसे अच्छा नहीं है, ये वाली बात। 25 वाला जो है ये कोई वैसा रूल नहीं है, ये तो एक सिंपल बात है। गुड नाइट सर, नमस्ते सर, आई मिस्ड यू लाइक एनीथिंग, मैंने आपको बहुत याद करा। तो जब हम किसी को गुड नाइट करते हैं उसके बाद बोलते नहीं है, इसका मतलब ये रात का समय होगा। जैसे सपोज करो अब 9 बज रहे हैं रात के और आप मुझे हाँ कहीं मिल जाते हो, तो अब ऐसे में क्या होता है कि हम गुड नाइट नहीं बोलेंगे, हम उसे गुड इवनिंग कहेंगे। लेकिन ये लगता हमें भद्दा सा है। भद्दा सा इसलिए लगता है, सपोज करो रात के 11 बज रहे हैं, आप अब शादी का माहौल आजकल चल भी रहा है, मान लो सपोज करो मैं ही आपको मिल जाता हूँ कहीं पर, आपको मुझसे नमस्ते करनी हो और वो भी इंग्लिश में करनी हो, तो आप गुड नाइट करके नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ये बहुत बड़ी गलतियां करते भी है, कॉमन लैंग्वेज में कर देते हैं, इसलिए मैंने ये लिख भी दिया। तो वहां पर हम गुड नाइट नहीं कह सकते, क्योंकि गुड नाइट जो होती है ये विदाई की नमस्ते होती है। अंग्रेजों ने सब चीजें बिल्कुल अलग अलग कर रखी है। उन्होंने विदाई की नमस्ते अलग कर रखी है और मिलने की नमस्ते अलग कर रखी है, और फिर टाइम के अकॉर्डिंग अलग कर रखा है। तो गुड नाइट तो विदा की नमस्ते होती है, मतलब जब चलते समय करते हो आप गुड नाइट। ऐसे तो कर सकते हो, आप सुबह 10 बजे किसी से विदा होते हो तो आप गुड नाइट कह सकते हो, क्योंकि गुड नाइट की सेंस ये होती है कि आपकी रात्रि शुभ हो। आप दिन में भी किसी से ये कह के जिससे आपको लगे कि आज आप मिलोगे ही नहीं उससे, तो वहां तो चल जाएगा ये। लेकिन आप गुड नाइट बोल के फिर उससे बात स्टार्ट करो, सर मैं तो आपको बहुत याद करता हूँ, तो इसका मतलब आप गुड इवनिंग कहनी थी आपको, क्योंकि आपको बात करनी थी। अब ये भी कोई इंसान मिला था, मिलते ही आपका भी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान जा रहा है, मिलते ही आपको गुड नाइट सर, ऐसे थोड़ी होता है। पहले आप उससे बात करोगे, चलते समय कहोगे सर गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। तो गुड नाइट गलत बोल दिया, यहाँ गुड इवनिंग होना चाहिए था। तो ये सेंस वाला क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल मिस्टेक का नहीं है। तो गुड इवनिंग सर, आई मिस्ड यू, मैंने आपको याद किया। लाइक एनीथिंग, लाइक एनीथिंग एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा है। जैसे बिटरली होता है, बिटरली। तो मैंने आई मिस्ड यू बिटरली भी अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही कड़वाहट, मतलब बहुत ज्यादा की सेंस में आ जाता है। तो आई मिस्ड यू लाइक एनीथिंग बोल देते, तो लाइक एनीथिंग सही है। ये रूल बहुत ज्यादा आता है 26। मैनी ये सोल्जर्स हैव टेकन ऑथ, बहुत सारे सोल्जर जो थे। इसकी सेंस ये आती है, ये एक मैनी ए का रूल है, मतलब मैनी ए, ये रूल है मैनी ए। यहाँ पर ये ए आता ही आता है इसमें। लेकिन मैनी ये सोल्जर्स, अगर यहाँ पर ए ना होता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैनी सोल्जर्स हैव टेकन एन ओथ, यहाँ बस एक दिक्कत आती, ये जो टेकन ओथ है ये एक फ्रेज होती है, कसम खाना टेक एन ओथ होता है। और ये आप सोचो, चलो एन नहीं आ रहा तो क्या फर्क पड़ रहा, बहुत बड़ा अंतर है, बिल्कुल ऐसे ही अंतर है जैसे मेक ए नॉइज होता है ना। आप मेक नॉइज नहीं कर सकते, वो एक फ्रेज है, आप उसमें चेंजिंग कर ही नहीं सकते। मेक ए नॉइज ही होता है तो मेक ए नॉइज ही होगा। और जैसे आप इसमें टेक एन ओथ होता है, ये पूरा लिखा हुआ मिलेगा, टेक एन ओथ, मेक ए नॉइज।
तो मेक ए नॉइज होता है, टेक एन ओथ होता है। तो हम इसमें बिल्कुल भी अंतर, मतलब अगर उसमें एन नहीं है तो बहुत बड़ी गलती हो गई है वो। तो आप इन ए हरी, मतलब वो जल्दी में है, इन हरी नहीं करेंगे। तो आप इसी तरीके से टेक एन ओथ होता है कसम खाना। हैव बैट नहीं कर सकते आप, हैव ए बैट ही करोगे, हैव ए बैट कसम, वो शर्त लगाना, हैव ए बैट, तो ए लगाना पड़ेगा, वो फ्रेज है। तो यहाँ टेक एन ओथ होता है, तो सबसे एक गलती तो ये होगी, टेकन एन ओथ आएगा। ठीक, अब दूसरी गलती देखते हैं जो इसकी मेन है, जो रूल है हमारा। तो मैनी सोल्जर्स अगर होता तो फिर सेंटेंस ठीक हो जाता, मैनी सोल्जर्स हैव टेकन एन ओथ, बहुत सारे सोल्जर्स ने कसम खाई है। अब आप कहोगे एक ओथ नहीं ली होगी, ज्यादा ली होगी, तो वो टेक एन ओथ तो एक फ्रेज है, इसका मतलब कसम खाना है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, मैनी सोल्जर्स अगर होता तो ऐसे हो जाता। अब बात करते हैं एरर क्या है। देखो मैनी ए का एक अलग रूल होता है। मैनी ए की सेंस ऐसे होती है, जैसे मैनी ए सोल्जर का मतलब ये होता है एक एक करके सभी सोल्जर, मतलब बहुत सारे सोल्जर। और जब भी कभी ऐसा आ जाए, मैनी ए सोल्जर वाला रूल आ जाए, तो आप इस मैनी पे हाथ लगा लेना और सेंटेंस को पूरे को बना देना जैसे बने। तो अगर मैनी ना हो यहाँ पे, तो आप ऐसी तो करोगे, इसे ए सोल्जर हैज करोगे, हैव का, ए सोल्जर हैज टेकन एन ओथ। तो बिल्कुल फिर मैनी का हाथ हटा दो, तो सेंटेंस बन गया। तो इसका मतलब मैनी ए वाला जो होता है, वो रूल, उसका मतलब होता है एक एक करके ये बहुत सारे सोल्जर। तो मैनी ए, तो वो अलग अलग एक एक चलता है। तो यहाँ पे ए के साथ सोल्जर आएगा, एस नहीं लगेगा, और हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। तो मैनी ए के रूल को, इसे तो आप चाहे रट भी लो, मैनी पे हाथ लगा के सेंटेंस को बना दो, ए सोल्जर हैज टेकन एन ऑथ। ऐसे ही फिर मैनी, मैनी ए सोल्जर हैज टेकन एन ऑथ, हैव की जगह हैज आएगा, सोल्जर में से एस हट जाएगा, क्योंकि ये मैनी नहीं है, मैनी ए का रूल है। तो ये रूल अलग है, जिन बच्चों ने पहली बार देखा होगा उन्हें लग रहा होगा कुछ अलग से, लेकिन मोस्टली बहुत बच्चे इसे पढ़ चुके हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो मैनी ए जो होता है, एक एक करके बहुत सारे जो सोल्जर थे उन्होंने ऐसे ऐसे किया। रमेश इज सीनियर देन मोहन इन एज, अब ये वाली बात मैं करा चुका हूं पहले। तो यहाँ पर देखो, जैसे जैसे हम रूल्स में आगे चलते चले जाएंगे, मान लिया हमने 50 रूल कर लिए, तो फिर हमारी चीजें रिपीट भी होने लगेगी। जब रिपीट होने लगेगी तो फिर आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा, लगेगा भी हमें पता है। अभी मैंने बताया था जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रिफर, प्रिफरेबल, एल्डर, ये सारे बताए थे। इनके बाद देन नहीं आता, इनके बाद आप टू लगाओगे। तो रमेश इज सीनियर टू मोहन इन एज, एज में सीनियर है, रमेश सीनियर है मोहन के मुकाबले। तो आप सीनियर हो या यहाँ पे जूनियर होता, तो आप देन ना लगा के टू का प्रयोग करोगे। तो रमेश इज सीनियर टू मोहन इन एज। राम ने कॉन्ग्रेचुलेट किया श्याम को, तो उसे, उसकी सक्सेस पे वो टेट में पास हो गया था। तो यहां पर जब भी कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड आता है, उस मतलब मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट करा, तो उसके लिए प्रीपोजिशन जो आती है वो ऑन आती है। मैंने उसे उसकी सफलता पर कॉन्ग्रेचुलेट करा, तो ऑन हिज सक्सेस, तो ऑन आएगा, राम कॉन्ग्रेचुलेटेड श्याम ऑन हिज सक्सेस, उसकी सफलता पर। देखो यहाँ पर राम क्या है, नाउन है एक, और नाउन है आपकी जो पर्सनल नाउन है राम, कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब है यहाँ पर। राम ने श्याम को कॉन्ग्रेचुलेट करा, राम कॉन्ग्रेचुलेटेड श्याम, श्याम भी नाउन होती है। और फोर की जगह ऑन आएगा, ये प्रीपोजिशन है, हिज सक्सेस। सक्सेस जो है, क्योंकि हिज जो है ये एडजेक्टिव है और प्रोनाउन वाला एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव प्रोनाउन एडजेक्टिव है। और सक्सेस जो है, क्योंकि जब भी हिज, माई, ये कहीं भी आता है, इनके तुरंत बाद नाउन आती है, एडजेक्टिव की बात आती हुई है, तो ये सक्सेस नाउन है। और नाउन किस तरीके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इन, टी टी टेट, इन आपकी प्रीपोजिशन है, और टेट जो है ये भी आपकी नाउन है। प्रीपोजिशन के बाद नाउन आती है। तो यहाँ पर आपको पूरा वर्ड, मतलब पूरे सेंटेंस में भी पता होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी नॉलेज आपको पूरी की पूरी होनी चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बना हुआ है, तो राम ने बधाई दी श्याम को उसकी सक्सेस पर। तो जब कॉन्ग्रेचुलेट होता है, और कॉन्ग्रेचुलेशन किसी को जिस चीज के ऊपर देते हैं वो ऑन लगाते हैं, वहां पर ये प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन का रूल है। बहुत सारी प्रीपोजिशन है जो हमारी फिक्स होती है, भाई डाइड के बाद ये लगेगा, डिवोइड के बाद ऐसे होगा, अप्लाई के लिए ये लगेगा, सब एंग्री पे ये एग्री, वो वाले रूल आपको सब ध्यान रख लेने चाहिए। When did you give your examination of MA? आपने अपने MA की एग्जामिनेशन कब दी थी? तो एग्जामिनेशन देने के लिए बोला देना जाता है, लेकिन इसके लिए टेक होता है।
जब आप, या तो अपियर वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर देने की सेंस है तो हम टेक का प्रयोग करेंगे। या तो अपियर, जैसे आई, कल मैंने एक पेपर दिया, आई अपियर्ड इन दिस एग्जाम, में एग्जाम में अपियर्ड हुआ, या तो अपियर्ड वर्ड सबसे बढ़िया होता है। अदरवाइज आप गिव की जगह टेक लगाओगे। व्हेन डिड यू टेक योर एग्जामिनेशन ऑफ एमए, एमए की एग्जामिनेशन आपने कब दी थी? तो एग्जामिनेशन जो होती है ना, वो कई सारे पेपर को मिला करके होती है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को, जैसे एग्जाम और एग्जामिनेशन में भी अंतर देख लेना। एग्जाम जो होता है कि वो एक पेपर होता है, इसका एग्जाम दिया, एग्जामिनेशन उस सारे पेपर का एक ग्रुप हो जाता है। तो एमए की परीक्षा मैंने दी थी, तो आई गेव ना बोल के आई टुक। और व्हेन डिड यू गिव, कब आपने दी योर एग्जामिनेशन ऑफ एमए की एग्जामिनेशन? तो एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है। और यहाँ पर एक तरीके से जैसे पेपर होता है ना, कि भाई ये बच्चे तो पेपर को लेते हैं और जो टीचर होता है वो पेपर को देता है, मतलब तो लेना देना इस तरीके से दिखाया जाता है। तो आपने तो आप एक तरह से एग्जाम दे रहे थे लेकिन आपने पेपर लिया, तो वो टेक होता है। यार डट लो चलो इसे, कि एग्जाम देने और लेने की बात होती है तो उल्टा होता है, बोलने में कुछ और होता है, इंग्लिश में अलग होता है। इंग्लिश वाले जो अंग्रेजों ने ये बनाया है, उनका मानना ये है कि हम जब पेपर देते हैं तो जैसे एग्जाम, जो पेपर सेट होता है उसे टेक करते हैं और फिर लिख देते हैं, तो इसलिए हम उसे टेक देते हैं, टेक एग्जाम, हमने एग्जाम दिया, उसकी सेंस ये होती है। तो ये वाला भी रूल आपको पता होना चाहिए, 29। अब हम 30 की बात करेंगे, व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग। ये वाला रूल इतना आता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। ये जब इसे पहली बार में देखते हैं तो इसका आंसर एकदम हमारे माइंड में फिट नहीं होता, लेकिन जब ऑप्शन देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। इसका जो रूल है, ये एकदम लिखा हुआ क्योंकि हिंदी में सही लगता है, व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्या कर रहे हो। तो ऐसा बोलने में बिल्कुल ठीक है, लिखने में भी आपको, अगर इंग्लिश स्पीकिंग की बात होती है तो हम नॉर्मली ऐसे ही बोल देते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाते ही नहीं है। लेकिन आपने खूब अच्छा सा पढ़ रखा है, आपको खूब पता है कि जब समय आ जाता है, भाई यही तो अंतर होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है। सारी चीजें सेम होती है, बस एक समय तो लग जाता है। लेकिन आप स्पीकिंग में भी ऐसे ही बोल देते हो। स्पीकिंग में क्या करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो अब आप मॉर्निंग से क्या कर रहे थे, ठीक है ना, या क्या कर रहे हो। तो आप मॉर्निंग से क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर सिंस मॉर्निंग तो आपने कर दिया, लेकिन आप ये भूल गए कि हमें इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना था, और उसे बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हैव बीन और हैज बीन आएगी, और यू है तो हैव बीन आएगी। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आप क्या कर रहे हो सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्या कर रहे हो। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। अब फॉर मॉर्निंग और सिंस मॉर्निंग की बात करें तो फॉर और सिंस का तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा समय फिक्स होता है, जिसे हम घटा बढ़ा नहीं सकते, जैसे मॉर्निंग है, मंडे है, या 2015 है, आप कोई ऐसा टाइम है, ट्यूसडे है, तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहां पर घंटे, टाइम, इन्हीं का ही अगर दूसरा चीज देखें, जैसे कि सपोज करो अगर मैं घंटे कहूँ 4 घंटे से, तो फोर, या 5 घंटे से फॉर 5 आवर्स, लेकिन घंटे का नाम रख दूं 2 बजे, तो फिर सिंस 2 PM, ऐसे करेंगे। अगर मैं आपसे दिन कह दूं 3 दिन से, 5 दिन से, 8 दिन से, तो फॉर 5 डेज लिखूंगा मैं, कि 5 दिन से वह पढ़ रहा है। तो ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 5 डेज। लेकिन अगर मैं उस दिन का नाम कर दूं कि वो दिन कौन सा था, मंडे से पढ़ रहा है, तो सिंस मंडे होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि वो 10 साल से पढ़ रहा है, तो फॉर 10 ईयर्स होगा। लेकिन मैं उस साल का नाम कर दूं कि 2015 से पढ़ रहा है, तो फिर सिंस होगा। तो इस तरीके से, मतलब हम जहां पर हमारे पास फिक्स टाइम आ जाता है वहां हम सिंस लगा देते हैं, और जहां हमारे पास फिक्स टाइम ना होकर के उसे हम घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे घंटे आ गए, दिन आ गए, वीक आ गए, तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आप प्रेजेंट पास्ट में तो ऐसे ही होता है, इसका मतलब फिक्स समय, और मतलब वही आपने सुना होगा, निश्चित समय, अनिश्चित समय, ऐसी बात होती है। तो अनिश्चित है तो आप फॉर लगाओगे, निश्चित है तो आप सिंस लगाओगे। लेकिन अगर सपोज करो फ्यूचर की बात हो रही हो, कि वह 5 घंटे से पढ़ रहा होगा, ऐसे हम लगाते हैं। और या फिर वह कल मान लिया आज संडे है, कल मंडे है, वह मंडे से पढ़ रहा होगा,
या वह मंडे से पढ़ रहा होगा, ऐसे बोलना है। लेकिन फ्यूचर में कोई भी चीज निश्चित नहीं होती। आपने मंडे तो कर दिया, लेकिन है तो फ्यूचर तो अनिश्चित होता है, इसीलिए फ्यूचर के लिए एक अलग से वर्ड बनाया है। अगर अनिश्चित है तो फिर आप फोर ही लगा दोगे भाई। अगर आपको वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, अगर वो 2 साल से पढ़ रहा होगा, अगर फ्यूचर की बात करें और उसमें अनिश्चित है तो फोर ही लगा दो। लेकिन अगर वो निश्चित है, मंडे है, जनवरी है, जैसे आप फेब्रवरी चल रहा है, वो मार्च से क्लास ज्वाइन कर रहा होगा, तो लेकिन फ्यूचर है, मार्च से पक्की बात नहीं कह सकते, वो निश्चित नहीं है। वो ऑटोमेटिकली, मतलब क्योंकि फ्यूचर की बात है तो वो अपना आप ही अनिश्चित हो गया। जब वो अनिश्चित हो गया तो उसके लिए एक वर्ड अलग से आता है, फ्रॉम। वहां सिंस नहीं लगा सकते। तो ही, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगता है, तो राम विल हैव बीन स्टडिंग, राम पढ़ रहा होगा, तो फ्रॉम मंडे करेंगे हम उसे सिंस मंडे नहीं कर सकते अगर फ्यूचर की बात है। लेकिन पास्ट में, प्रेजेंट में आप सिंस मंडे लिखोगे उसे। तो वहां पर ही विल हैव बीन अटेंडिंग द क्लास फ्रॉम मार्च, वो मार्च से क्लास को अटेंड कर रहा होगा। तो वो क्योंकि अनिश्चित है, वो फिक्स नहीं है, इसलिए हम उसमें फ्रॉम लगाएंगे। ठीक है, वो फ्यूचर की बात है, ये एक अलग से एक रूल है, मतलब ये बच्चों को थोड़ा सा समझ में रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर हम इस चीज को देखें तो इसमें हम मेन इसी बात को देखते हैं कि जो फिक्स रूल होते हैं, और ये इतनी ज्यादा एरर आती है ये वाली, और है बहुत इजी। लेकिन इसमें जो है ना, ये एरर क्यों आती है? क्योंकि ये सेंटेंस लिखा हुआ हमें ठीक लगता है, जैसे ही इज स्टडिंग फ्रॉम, या ही इज स्टडिंग सिंस, सिंस मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से पढ़ रहा है, तो बिल्कुल ठीक लगता है, अभी पढ़ रहा है, ठीक है बिल्कुल। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी एरर है, अगर समय दे दिया तो हमें फिर सिंस और फॉर का यूज हो रहा है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट जो भी सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो वहां पर हैज बीन और हैव बीन को यूज करना पड़ेगा हमें। तो ये वाली बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर इसका रूल ही क्या रह गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर इनकी जरूरत ही क्या रह गई अगर ये समय वाले पे भी आपने कहा? क्योंकि कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तुमने कोई बोलता हुआ व्यक्ति नहीं देखा होगा। जब कभी हम स्पीकिंग में करते हैं तो हम इसे यूज नहीं करते, तो वो उसमें नहीं होता कुल मिला के। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहीं तक इसे करेंगे एरर को, और कंप्लीट। और कोई भी जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो आप मुझे बता देना सेशन के बाद।